हेलो बेटा। वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो कैसे हो बच्चों सब? तो चलिए, तो आज हम लोग पेपर नंबर 18 का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस कि मैं बीच में एक दिन पेपर में से मिस हो गया। मैं सॉल्व नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज के कारण। एंड कुछ मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, तो इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर पाया। बट आज आपके लिए मैं पूरी रात से काम कर रहा हूँ। एंड सुबह के 5:15 हो गए हैं। ठीक है, 5:15 से 5:20 का टाइम है कि मैं आपके लिए ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ आज। तो देखते हैं इस पेपर को सॉल्व करके, एंड उसके बाद हम लोग एवरेज स्कोर जो अपना देखते हैं कि कितना इसमें एवरेज स्कोर आना चाहिए, वो देखेंगे। तो चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पेपर और देखते हैं कैसा पेपर आया है ये पेपर नंबर 18। क्लियर। 17 तो नॉर्मल था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे काफ़ी। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बस आपसे छोटी सी विनती है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं एंड अपने दोस्तों को बोले, अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों के अंदर भी करें। और उनको भी कहे कि चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है, आपको लगता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मुझे भी देख के अच्छा लगता है कि आप लोगों की हेल्प हो रही है। और आप में से बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते भी है मेरे से व्हाट्सएप करके मुझे, या मेरे से चीज़ें पूछते कि सर कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी रखें। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ इतना। ठीक है, तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दिख रहा है ये। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन He प्लस मूविंग इन एन ऑर्बिट इज h अपॉन पाई। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, बोहर के अकॉर्डिंग था। ये आपको दे दिया है एच अपॉन पाई के। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो n इक्वल टू 2 आ गया, तो शेल सेकेंड आ गया। क्योंकि अगर मुझे रेडियस इसने दे रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं से रेडियस का फंडा आएगा, कहीं ना कहीं से रेडियस का फंडा आएगा। अब हमें पता है कि डिब्रॉय जो हमारा फॉर्मूला था, मतलब डिब्रॉय हमारा जो कॉन्सेप्ट था, आप लोग उसको डी ब्रोगली बोलते हो। एक्चुअली डी ब्रोगली नहीं है, डिब्रॉय बोलते हो उसको। तो जो डिब्रॉय कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बोला कि जो पार्टिकल है वो भी डुअल नेचर शो करता है, वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, और इस वेव का जो वेवलेंथ होगा ये 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू पाई आर। देखो रेडियस आ गया, तभी इसने क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है, क्योंकि लैम्डा और रेडियस में एक रिलेशन है, दैट इज द लैम्डा इक्वल टू पाई आर। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना। अब हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस का है, ये रेडियस किसका है बेटा? हीलियम प्लस का। तो अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम प्लस सीधा ही कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता है कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा। एन स्क्वेयर बाय जेड, एन स्क्वेयर इसका तो 1/1 है, इसका कितना हो जाएगा? 4/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेडियस ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इसने ए नोट दे रखा है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2 पाई ए नोट आ गया। अगर आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करी हो बेटा, उसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है इस तरह के। ठीक है, तो अगर आपने वो सॉल्व करी हो तो वहां से आप इजीली कर सकते हो। क्लियर। चलिए, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2Hi से H2 प्लस का I2। क्लियर। द वैल्यू ऑफ Kc इज 4 इफ 2 मोल्स। इनिशियली अपन को इसके 2 मोल दे दिए, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, तीनों के इक्वल दिए। इक्विलिब्रियम पर अपन को I2 के मोल पूछे, तो 2 में से 2x माइनस करा, यहाँ पर 2 प्लस एक्स हो गया, यहाँ पर 2 प्लस एक्स हो गया। तो बस Kc का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं सीधा। मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। Kc 4 है, 4 को मैं अगर ऐसा लिख दूँ 2 की पावर 2, और इसको ऐसे लिख दूँ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो 2 इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा? 4 माइनस का 2x इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो यहाँ से कितना हो गया? 2 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 3/2। सही करा है ना हम लोगों ने? देख लेते हैं एक बार। सॉरी, यहाँ पर 2x था बेटा, 2 माइनस का 2x है,
यही गलती रहेगी। 2 माइनस का 2x, तो 4 माइनस का 4x, यहाँ पर 4x आएगा बेटा, यहाँ पे 5x आएगा, तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, 4 माइनस का 4x, बिल्कुल। तो 4 माइनस का 2 2, और ये यहाँ पे जाएगा 5x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/5, मतलब ये आ गया 0.2। कितना आ गया बेटा? 0.2। ठीक है, 5 टू द 10 होता है, तो ये 0.2 आ गया, सॉरी 0.4 आ गया, 2/5 है ना, तो 20 बनेगा, सॉरी बेटा ये, तो 5 4 द 20, 0.4 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.4। I2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 0.4, तो I2 आ गया 2.4, तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपना जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको चाहे आप यहाँ पे, अगर आपको नहीं भी करना आता तो आप हिट एंड ट्रायल से भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, उसके अगला क्वेश्चन ने बोला एट व्हाट टेम्परेचर वुड N2 मॉलिक्यूल्स हैव सेम एवरेज स्पीड एज CO मॉलिक्यूल। तो पहले तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपन देख लेते हैं। एवरेज स्पीड अपन के पास होता है √8 RT अपॉन पाई एम। ठीक है, वेयर पाई कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, एम मोलर मास है गैस का। ठीक है, अब इसने बोला N2 और C ये दो दो है, इसका मतलब मोलर मास डिफरेंट पाएगा। अब इसने टेम्परेचर अगर पूछा है अपन से, तो अगर मैं N2 का मोलर मास देखूं तो 28 है, ये N2 का मोलर मास हो गया, और CO का देखूं तो 16 16 और 12 28। अच्छा, इसका मतलब N2 और CO का मोलर मास भी क्या हो गया? सेम। अगर मोलर मास सेम हो गया तो इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम आना चाहिए, तभी एवरेज स्पीड क्या आएगी? सेम आएगी। इसका मतलब अपन लॉजिक पे पहुंच गए कि टेम्परेचर क्या आना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब इसने 200 केल्विन बोला था, अब नीचे सेल्सियस में दे रखा है, तो अगर मैं 200 को 273 में से माइनस करूंगा तो माइनस का 73 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो ए ऑप्शन आ गया बेटा अपना। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी बेटा आपको पता ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन होता है, और अगर हम लोग ध्यान से देखें ऑप्शन को, तो सेकंड ग्रुप के मेंबर दिए हुए हैं और Be+2 का साइज सबसे छोटा है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो Be+2 आंसर आ जाएगा। In the extraction of copper, the metal is formed in the Bessemer converter due to the reaction of। तो देखो बेटा बेसिमराइजेशन, बेसिमियर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बेसिमराइजेशन करते हैं। देखो आप एक चीज तो नोटिस कर रहे हो कि एक क्वेश्चन आपका मेटलर्जी से हमेशा आता है और उसमें 4 नंबर लगभग पूरे से आते हैं, मतलब क्योंकि अगर आपको ढंग से चैप्टर याद होगा तो इसमें 4 नंबर कटते नहीं है आपके। तो बेसिमराइजेशन आपको पता होना चाहिए कि ये कॉपर मैटी से ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट करता है, कॉपर मैटी को ब्लिस्टर कॉपर में, सॉरी ब्लिस्टर, ठीक है ना, ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो इसका जो इक्वेशन होता है वो Cu2s प्लस का Cu2o से 6Co, यही वाला पहले वाला ही इसका इक्वेशन होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है जो वो है K2HgI4 is 55% ionized in aqueous solution, the value of Ventov factor। तो आयोनाइज्ड है तो 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा, ये फॉर्मूला लगेगा। अब K2HgI4 मेन काम यहाँ पे क्या है? इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी? बाइनरी कंपाउंड है, तो ये ब्रेक कैसे करेगा? ये कर जाएगा 2K प्लस प्लस का HgI4 -2। तो कितने आयन हो गए? 3 आयन हो गए इसके अंदर, तो 1 प्लस का 3 -1 का 2, एंड 55% का मतलब 0.55, इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I इज इक्वल टू 55 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 टू द 10, 5 टू द 10 और 11, तो ये 1.10 हो गया, तो 1 प्लस का 1.10 मतलब ये हो गया 2.10, तो 2.1 इसका आंसर आएगा, ए ऑप्शन इसका आ गया बेटा। क्लियर? इजी क्वेश्चन था काफी। अगला दिया हुआ द रेडियस ऑफ KF इज द रेडियस रेशियो ऑफ KF इज 0.98। तो आपको पता ही रेडियस रेशियो क्या होता है? कैटायन बाय एनायन का रेडियस। अब इसका वैल्यू अपन को कितना दिया हुआ है? 0.98। तो क्या रेडियस रेशियो हमें याद होता है कि अगर रेडियस रेशियो हमारा 0.7932 1 के बीच में है, 0.732 से 1 के बीच में है, तो हम लोग इसमें बोलते हैं ये किसके लिए होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए, BCC टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है? सीजियम क्लोराइड। अगर आपको याद हो CaCl इसका एग्जाम्पल होता है, तो इसने एग्जाम्पल ही पूछ रखा है
किसकी तरह होगा, सीजियम क्लोराइड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो CaCl टाइप स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ फ्यूल सेल एट इतना केल्विन इज रिप्रेजेंटेड एज this and this. If delta H and delta G are इतना and इतना respectively for water, then the value of delta S. तो देखो बेटा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S ये होता है। तो यहाँ से डेल्टा S कितना निकल जाएगा अपना, डेल्टा G माइनस का डेल्टा H अपॉन यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ मैं अपॉन T। क्लियर। तो डेल्टा G इसने कितना दिया हुआ है, डेल्टा H एंड डेल्टा G आर दिस एंड दिस। तो डेल्टा H एंड डेल्टा G दिया हुआ है माइनस का 228.60। अब जूल में दिया हुआ है, ऊपर किलो जूल में है, तो इंटू 10 की पावर 3 भी करूंगा, माइनस डेल्टा H कितना दिया हुआ है बेटा 2 पॉइंट, अब ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2.4 इंटू 10 की पावर 3 अपो नीचे टेम्परेचर कितना आएगा बेटा, टेम्परेचर है इसमें 300, तो बस निकाल लेते हैं। तो 241 में से 241.8 में से कितना घटाने हमें, 228.6 घटाना है। तो यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पर कितना आ गया 1। क्लियर। तो ये बच गया 13.2 बच गया बेटा, कितना बच गया 13.2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 300। क्लियर, इतना क्लियर है। तो अब इसको बस डिवाइड करना अपन को, कितना आएगा ये, तो ये 13.2 डिवाइडेड बाय 300, अगर इसको मैं करूं 13.2 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ गया 0.044। क्लियर, 0.044। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 44 आ जाएगा। तो प्लस का 44 जूल केल्विन आ रहा है बेटा, प्लस का 44 जूल केल्विन, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, ये क्या है, ठीक है। सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 स्किप हो गया है मेरे से गलती से, मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 9 में, भी मुझे तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, अब ध्यान नहीं है मेरे को, तो अगर आपको इन केस अगर आपसे नहीं सॉल्व होता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको सॉल्यूशन भी भेज दूँगा उसका। गलती से ये रह गया क्वेश्चन नंबर 9। द करेक्ट लेविस एसिड ऑर्डर फॉर बोरोन हैलाइड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है द करेक्ट लुईस एसिड ऑर्डर फॉर बोरोन हैलाइड्स। तो बोरोन हैलाइड के लिए करेक्ट लुईस ऑर्डर देखो, अभी ये सारे के सारे जो है बोरोन वाली BF3 BCl3, जब भी देखो बेटा BF3 और इस तरह के आ जाए ना, मतलब सारे हैलोजन परिवार आ जाए बोरोन के साथ, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का ध्यान जरूर रखा करो, क्योंकि BF3 में बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। तो लुईस एसिड क्या होते हैं बेटा, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही करेगा। तो आपको पता ही है कि जो BF3 होता है बेटा, BF3 के अंदर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसको सबसे कम, सबसे ज़्यादा वीक लुईस एसिड यही होगा। तो हम लोग देखें तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, BI3, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज भी बढ़ेगा और बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, मतलब नेग्लिजिबल ही हो जाती है एक तरह से BI3 में। तो BI3 सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो यही हमारा ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बोला इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग्स, विटामिन B12, अच्छा विटामिन B12 के साथ कॉपर दे रखा है बेटा, कॉपर तो होता ही नहीं है, कोबाल्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, तो यही मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। बाकी देख लेते हैं, सिस प्लाटिन प्लेटिनम होता है, बिल्कुल सही है। विल्किंसन कैटलिस्ट RH होता है, आगे आपको पता ही है, PPH3Cl, ये दिस इज द विल्किंसन कैटलिस्ट। क्लोरोफिल में Mg होता है, बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम होता है, तो पहला ही ऑप्शन आ गया इसका। क्लियर, ये क्या क्वेश्चन नंबर 12 भी नहीं है, सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे मिस हो चुका है। चलो आगे, इफ़ इन केस आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपसे मैं सॉरी बोलना चाहूँगा,
ठीक है। तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 12 आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं इसको जरूर चेक कर लूँगा एंड आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। द पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप। तो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स बताने जिनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है बट शेप सेम है। तो देखते हैं SO3 में कितना आएगा। 6 6 का मतलब 6/2 3 3 का मतलब sp2। तो पहले वाले में क्या रहा है, इसका sp2 आ रहा है, इसका कितना आएगा 7 और 3 10, इसका sp3d आएगा बेटा। ठीक है। अब इसमें देखें तो 3 फ्लोरीन जुड़े हुए और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4, इसका 2 लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचेंगे तो कौन सी शेप आएगी बेटा। एक एक अगर एक लोन पेयर होता है तो सीशो शेप आती है, 2 लोन पेयर तो टी शेप आती है, टी शेप इसकी तो होती नहीं टी शेप। BF3 और PCl3 यहाँ पर देखें तो BF3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 और 3 6, 6/2 3, 3 का मतलब sp2। और यहाँ पर देखूँ PCl3 में तो 5 और 3 8 sp3। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है तो पिरामिडल, इसकी पिरामिडल होगी नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है ना। उसने बोला हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो बट शेप जो है वो सेम हो। XCF2 का अगर मैं बात करूँ तो 8 और 2 10, 10/2 5, 5 का मतलब sp3d। और क्योंकि अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इसके 3 लोन पेयर बचेगी तो इसका लीनियर शेप हो जाएगा। और CO2 को तो आपको पता ही है लीनियर शेप है, इसका मतलब सी ही हमारा ऑप्शन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट शेप से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कंपाउंड इसका IUPAC नेम देखना है तो देखो भी। तो आपको पता ही है बेटा, यहाँ पे CN जो है, ये CN जो होता है ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इस बार यहाँ पर देखना क्या होगा, ये CN जहाँ पे लगा हुआ है ये पेरेंट चेन कहलाएगी। तो देखना इसको हम लोग 1 गिनेंगे, ये 2 है, ये 3 है, तो मतलब 3 कार्बन की हमारी क्या है, पेरेंट चेन है बेटा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या कर सकते हैं, उनके दिमाग में रूल बैठा होता है कि सर ये तो हम लोग साइक्लिक रिंग को हमेशा पेरेंट चेन मानते हैं, बट बेटा यहाँ पे साइक्लिक रिंग के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं OH लगा हुआ है, और जबकि साइड चेन के अंदर CN लगा हुआ है। तो CN प्रायोरिटी ज़्यादा होती है CN की फंक्शनल ग्रुप की, तो इसलिए साइड वाले को हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे और रिंग वाली चीज को साइड चेन मानेंगे। तो साइड चेन में क्या है, थर्ड पोजीशन पे रिंग दे रखी है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आपको पता ही है कि नेमिंग हम लोग ब्रैकेट लगा के करते हैं, तो 3 हाइफन, उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 पे हमारे हाइड्रोक्सी है तो डाई हाइड्रोक्सी, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, 2 फिनाइल, 2 पे फिनाइल है प्रोपेन नाइट्राइल, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आ गया, ये सीधा आंसर दे रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, अपने पास कंपाउंड दे रखे है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर डबल बॉन्डो है, यहाँ पर हमें टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दे दिया है इन प्रेजेंस ऑफ बेस BuOH। ठीक है। तो आपको पता ही है ये बेटा एलिमिनेशन करता है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, मतलब अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, अल्काइल हैलाइड को निकालेगा। तो यहाँ से ये पहले हाइड्रोजन को निकालता है, फिर Cl को निकालता है, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूंगा, देखना पहले H को निकालेगा, Cl पे HCl निकलते ही यहाँ पर एक ऐसे डबल बॉन्ड इसने लगा दिया, ये बन गया। अब आपको पता है दिस इज द कीटो फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर टोटोमराइजेशन करवा दूं, देखना अगर मैं यहाँ पर क्या करवा दूं बेटा, टोटोमराइजेशन, तो टोटोमराइजेशन पॉसिबल भी यहाँ से हो जाएगी, कंजुगेट होके O तक भी जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखना यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर OH है, ये बन गया हमारा फिनोल। और ये एरोमेटिक होता है, दिस इज एरोमेटिक। तो आपको मैंने बताया था, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो टोटोमेरिज्म का मेरा वीडियो है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, मैराथन सीरीज में मैंने करवाया था रिवीजन। तो उसमें मैंने बताया था कि कीटो जनरली ज़्यादा होता है बट इनोल ज़्यादा कब होता है, जब इनोल में या तो क्या आ जाए एरोमेटिक करेक्टर, तो मैंने केसेस करवाए थे, तो एरोमेटिक करेक्टर बन रहा है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पर एरोमेटिक बन रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका वाला आंसर जो है इससे क्या बनना चाहिए बेटा, ये वाला बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ये बनना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर इस तरह का कुछ कंपाउंड दे दिया है हमें,
अब इसका रिएक्शन हमारा करवाया, पहला जो है वो O3 है, O3। दूसरा जो है वो हमारा है Zn और वाटर के प्रेजेंस में। क्लियर, A+B इसने बोला यहाँ से, और इसका इसने कैनिजारो रिएक्शन करवाया, आगे बोल दिया कैनिजारो, और वहां से CO डी जो है वो अल्कोहल है बेटा। तो अपने को आइडेंटिटी एट द पॉसिबल प्रोडक्ट, ओके आइडेंटिफाई होगा यहाँ पे, आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिफाई एट द पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखना बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता ही है ओजोनोलाइसिस करवाते हुए क्या होते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करते, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाते, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाते। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ पर ये रिंग है जो, अब यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा क्या बन गया, ये वाला जो कार्बन है ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पर इस तरह बनेगा ये HC डबल बॉन्ड O, H वैलेंसी पूरी करने के लिए। क्लियर, दूसरा ये बन गया। अब इसने बोला इनका कैनिजारो करवाया, अब कैनिजारो ये A और B आ गए अपने पास बेटा, A और B, ये इसको मैंने A मान लिया, सपोज इसको B मान लिया। अब कैनिजारो अपन को पता है कि कैनिजारो बेस की प्रेजेंस में होता है, बट एल्डोल भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा, आपको पता ही है, एल्डोल ऐसे कार्बनिल कंपाउंड के साथ होता है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, और कैनिजारो उन कार्बनिल कंपाउंड के पास होता है, साथ होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसके पे देखूं तो इस पे तो अल्फा हाइड्रोजन मेरे को दिख रहा है, बट इसमें नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका कैनिजारो होगा, ये कैनिजारो में जाएगा, इसका कैनिजारो नहीं होगा। अगर ये कैनिजारो में जाएगा तो आपको इसका प्रोडक्ट पता ही है, HC डबल बॉन्ड O-, एक तो एसिड बना लेता है, और एक क्या बना लेगा बेटा, एक अल्कोहल बना लेगा, तो CH3OH आ जाएगा। तो इसका मतलब इसने डी अल्कोहल बोला था, तो एक तो इसका आएगा HCO-। अब क्योंकि हम लोग बेस जनरली NaOH लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक Na+, तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन एक तो ये बनेगा एसिड, और एक सी ऑप्शन ये अल्कोहल बन रहा है, तो ए और सी इसके दो ऑप्शन आ गए हैं बेटा। क्लियर, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे तो मतलब ये बोनस क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पर सिंगल चॉइस है बेटा, एक ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। अब आप सोचोगे बट इसके ऑप्शन दो आएंगे, इसने ऑप्शन यहाँ पर गलत क्यों दे रखा, इसको लिखना चाहिए था एक ऑप्शन में बोथ ए एंड सी, तो हम लोग सही मानते, क्योंकि इसने बोला C+D आइडेंटिफाई एट द पॉसिबल प्रोडक्ट। अब इसने कोई ऐसा नहीं बोला ना कि C बताओ या D बताओ, इसने तो प्रोडक्ट बोला, तो प्रोडक्ट तो दोनों ही है, तो हम लोग तो दोनों को टिक करेंगे फिर। क्लियर, चलो अगला है व्हाट आर A, B एंड C इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो A, B, C में देखे तो यहाँ पर देखना बेटा, ये इसने दे दिए। अब PCC तो बड़ा फेमस है, आपको पता ही है, ठीक है, आप सब तो जानते ही है। तो अगर इसका मैं रिएक्शन PCC के साथ कराऊंगा तो ये क्या करता है, ये OH को क्या कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, OH को किस में कर देगा, कार्बोनिल में वापस कन्वर्ट कर देगा। अगर इसका रिएक्शन मैंने NaBH4 के साथ करवा दिया तो ये एक रेड्यूसिंग एजेंट है बेटा, साथ में मिथेनॉल दिया हुआ है सॉल्वेंट की तरह, तो ये क्या करेगा, ये हमारा क्या कर देगा बेटा, कार्बनिक ग्रुप को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में करते हैं। नीचे वाला अल्कोहल है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। और तीसरा जो हमारा रिएक्शन है रेनी निकल, ये भी क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। ये क्या करता है, कार्बनिक ग्रुप को तो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो देखो बेटा, तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, इसका तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, नीचे वाले अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट आ गए। तो ये तीन प्रोडक्ट देख लो इन ऑप्शंस में कहाँ मिल रहे हैं। तो देखे अगर पहले में देखे इन ऑल केस नहीं भाई, दूसरे में देखे यहाँ पर भी नहीं, नीचे OH है, यहाँ पर देखे पहले में डबल बॉन्ड O सही है, दूसरे में OH ये भी सही है, तीसरे में डबल बॉन्ड O नहीं, तीसरे में OH में रिड्यूस करेगा, इसका मतलब डी ऑप्शन आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखे तो बेस क्या होता है बेटा, जिसमें हम लोग बोलते हैं जितना ज़्यादा प्लस आई हो उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर होता है। अब यहाँ पे NH3 है, C2H5 है, तो इसके साथ तो प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा बेसिक तो ये होगा, स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे C2H5 ट्वाइस लगा दिया, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा, ये भी नहीं होगा, और C2H5 थ्राइस। अब देखो पंगा जो आता है वो इसमें आता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया कुछ, C2H5 ट्वाइस इस तरह से दे रखे, और एक दे रखा है इस तरह से,
यहाँ पर, ठीक है। C2H5 3 लगा दिए अपन ने, क्लियर। तो अब बच्चा सोचता है कि सर इसका तो प्लस साइज ज़्यादा है सबसे, क्योंकि 3 C2H5 ग्रुप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। बट आपको मैं बता दूं कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो यहाँ पर ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये तो देख लिया कि ज़्यादा प्लस साइज लग रहा है, बट आप ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग भी हो रही है, स्टेरिक क्राउडिंग भी हो रही है। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से जो है ऊपर वाला जो होता है वो ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर आएगा सी। तो इसमें कंफ्यूज ना होना बेटा, ये ध्यान से देखना इसको, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोन बाय, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है। अब एफ और सी एल में आपको पता है सी एल माइनस की ज़्यादा होती है, एल आई प्लस और एन ए प्लस में। तो देखो एल आई प्लस एन ए प्लस, ये तो कौन से हो गए, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, और यहाँ पर है एफ माइनस और सी एल माइनस, इस तरह से दे रखा है। तो इसमें तो ज़्यादा सी एल माइनस की होगी, क्लियर। और एल आई प्लस और एन ए प्लस में बात करें तो डाउन द ग्रुप घटती है, तो इसमें लिथियम की ज़्यादा होगी। बट अगर लिथियम और सी एल में देखें तो ये पीरियड फर्स्ट का है, ये पीरियड मतलब सॉरी सेकंड का, ये पीरियड थर्ड का, तो लिथियम प्लस का ज़्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। तो लिथियम प्लस से ज़्यादा बड़ा साइज किसका है, सी एल माइनस का, तो इसलिए लिथियम प्लस की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो एल आई प्लस आ गया, डी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन 20 देखें, अ मेटल M forms the sulfate M2SO4 whole thrice डॉट A, ठीक है। तो ये बना दिया एक मेटल ने, सल्फेट बना दिया M2SO4 होल थ्राइस, अच्छा होल थ्राइस ही है। अब 0.596 ग्राम सैंपल ऑफ द सल्फेट्स रिएक्ट्स विद, ओके। तो इसने बोला ये जो M2SO4 होल थ्राइस है ये रिएक्ट कर रहा है एक्सेस BaCl2 के साथ, मतलब BaCl2 इसने क्या दे दिया, एक्सेस, क्लियर, टू गिव 1.22 ग्राम BaSO4। इसने यहाँ पर BaSO4 दे दिया बेटा 1.22 ग्राम। इसने एटॉमिक वेट पूछा है M का, ठीक है। तो मुझे M तो पता नहीं, तो रिएक्शन को बैलेंस तो ये जो है कर नहीं सकते हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ना BaSO4 इससे बन गया, तो इसका मतलब ये जो MCl मेटल का कोई क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, तो इस रिएक्शन को यहीं तक छोड़ते हैं हम लोग। तो अब देखो यहाँ पर कितना आया बेटा, 0.596 ग्राम सैंपल ऑफ द सल्फेट्स, ये रहा, इसका वजन दे दिया 0.96 ग्राम। अब यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कि दूसरे वाला तो एक्सेस में दे दिया, इसके एक मोल से इसका एक मोल बना, ठीक है ना, इसके एक मोल से इसका एक मोल बना। एटॉमिक वेट इसने पूछा है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका इसने मास दे रखा है, देखो बेटा इसका इसने मास दे रखा है। तो सबसे पहले इसका मतलब ये प्योर है या नहीं है, सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मास भी दे दिया ना इसने प्रोडक्ट का। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इतने इसका इसका मोल तो मैं निकाल नहीं सकता, तो इसके मोल निकाल लेता हूँ BaSO4 के। तो यहाँ पे अगर मैं इसके मोल निकालता हूँ तो मोल कितने आएंगे, 1.22 अपॉन बैरियम का एटॉमिक मास कितना होता है बैरियम का, यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ, देखना पड़ेगा हमें, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। तो इसका कितना होता है बेरिलियम का, 4, 4 में 8 जोड़े 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 18 जोड़े 38, 38 में 18 जोड़े फिर तो 48 और 8 56, तो 56 हो गया बेटा यहाँ पर। तो 56 हो गया बैरियम का एटॉमिक मास, प्लस सल्फर का कितना हो गया 32, प्लस ऑक्सीजन के 4, 64, 6 2 8 और 4 12, 5 और 3 8 और 9 10 11 12 13 14 और 1 15, 152। तो 152 हो गया इसका मास। तो यहाँ से मोल कितने आ जाएंगे, मोल निकाल लेते हैं बेटा। ये आ गया 1.22 डिवाइडेड बाय 152, ये आ गया 0.008। तो इसके 0.008 मोल है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो इसके 0.008 है। अब बनने तो इसी से थे, मतलब इसके भी 0.008 मोल हो गए। तो बस इसका मास दे रखा है, मोलर मास मुझे निकालना है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोल,
तो मास है 0.596 अपॉन 0.008, कैंसिल करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आएगा 0.596 डिवाइडेड बाय 0.008, ये आ गया 74.5। बट अब ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है मोलर मास। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एम? अच्छा, एम का एटॉमिक वेट निकालना है, तो यहाँ पर 74.5 तो पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास आ गया, सॉरी, ठीक है, एटॉमिक वेट निकालना था। अब इसमें एम के एटम कितने, 2 है, तो पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना आ गया, 74.5। तो इसमें सबसे पहले मेरे को एम के एटम निकालने पड़ेंगे, तो मोलर मास इतना आ गया, तो मोल निकाल लो इसके। मैं मोल कितने हो रहे हैं, मोल तो अपने को पता ही है 0.008। मोलर मास तो निकालना भी नहीं था, सॉरी, हम लोग गलती से ही निकाल गए। तो मोल इतने हैं। अब यहाँ से मैं नंबर ऑफ एटम निकाल सकता हूँ, मोलिक्यूल कितने हो जाएगा, इंटू एन ए कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एटम कितने निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम एम के, तो एक में 2 है, तो ये कितना आ गया, 0.016, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 16 हो गया ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.016 इंटू का एन ए, तो इतने एटम आ गए। अब एटम आ गए तो इसके इतने मोल हो जाएंगे, 0.016 इंटू का, अब मैं क्या कर दूंगा, इतने मोल हो गए तो इसका क्या निकाल लूंगा, एटॉमिक वेट निकाल लूंगा। एटॉमिक वेट कैसे निकालूंगा देखना, एटॉमिक वेट इसका कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने इतने मॉलिक एटम्स निकाल दिए, इतने मोल आ गए, इसका मोल आ गया, तो यहाँ पर एटॉमिक वेट निकालना है ना मुझे। एक मिनट, हम लोग गलती क्या करेंगे यहाँ पर, अगर इसका मैं x मान लूँ, प्लस सल्फर का कितना हो गया, सॉरी, इसका हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इसका 2x मान लिया मैंने, सल्फर का 3 है, तो 32 दिया, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, 96 प्लस का 12, 12 इंटू का 16, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2 1 कम 2 3, 6 2 8 और एक 9 और एक 192 इक्वल टू, इसका मोलर मास कितना आया था वो हमने निकाला था, 74.5 के इक्वल आया था। तो यहाँ से कितना हो गया, ये तो माइनस में आ जाएगा फिर बेटा हिसाब से, तो ये आ गया 192 प्लस का 96, 288, माइनस में आएगा तो पॉसिबल नहीं है। हमने कुछ ना कुछ गलती करी, एक बार दोबारा करते हैं इसको हम लोग, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती कर दी है बेटा, तभी ये नहीं आ रहा है। देखना बेटा, दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं हम लोग सोल्व। मेटल एम फॉर्म्स M2SO4 इसने करा, M2SO4 होल थ्राइस। इसमें पूरी इक्वेशन लिख के देखते हैं, हमने पिछली बार पूरा नहीं लिखा था ना। BaCl2 इससे क्या बना, इसने बनाया BaSO4 प्लस का MCl3, ठीक है ना, MCl3। इसने यहाँ पर M2 है ना यहाँ पे बेटा, तो ये MCl3 मेटाक्लोराइड। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, देखो मेटल 2 है तो यहाँ पर 2 लग गया, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन के 3 दूनी 6 हो गए यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर लगा देता हूँ, 3 बैरियम हो गया, 3 यहाँ पर लगा दिया, सल्फेट 3 हो गया, मेटल 2 हो गए, बिल्कुल बैलेंस हो गई, ठीक है। अब इसने दे रखा है यहाँ पर, ये तो एक्सेस में दे दिया, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसने इसका मास दे दिया कितना, 0.596 ग्राम, ठीक ना। पहले हमने बैलेंस नहीं करी थी, तो मेरे को लगता है वही गलती रह गई है हमारी। और इसका दे दिया 1.220 ग्राम। यहाँ पर एक चलो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, वैसे हम लोग शॉर्टकट से लगा के देखते हैं कि इसके मोल और इसके मोल इक्वल कर दूं मैं मोल मोल एनालिसिस से। तो इसके मोल कैसे निकलेंगे, 0.596 ग्राम अपॉन, देखना, अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालूंगा, 2 इंटू का m, मेटल का मास, ये मतलब m का मास निकालना है अपन को, ठीक है। SO4 होल थ्राइस, तो 3 इंटू का सल्फर का 32 प्लस का 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 64 होता है, तो ये कर दिया इक्वल टू, इसका मास है 1.220
अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना होगा, इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 1 है, तो इसका कोफिशिएंट इनटू का 1 भी करूंगा, इसका कोफिशिएंट 3 है, इनटू इसका मोलर मास कितना हो गया बेटा, मोलर मास इसका हो गया BaSO4। बैरियम का तो अपन को मोलर मास पता नहीं है, यहाँ पर दे भी नहीं रखा, तो ऐसे तो ध्यान भी नहीं है, तो बेटा यहाँ पे एक चीज की गड़बड़ ये है। अच्छा हम लोगों ने पिछली बार कैसे निकाल लिया, एक्चुअली मैं आपको ना बैरियम का एटॉमिक नंबर ऐड करवा गया था लास्ट टाइम। हम लोगों ने क्या करा, बैरियम का एटॉमिक नंबर ऐड कर दिया, जबकि मास नंबर ऐड करना था, तो वो तो मैंने एटॉमिक नंबर निकाला था बेटा, मास नंबर तो हम लोग ऐसे कैसे याद रखेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करना, बुक से बैरियम का एटॉमिक मास देख लेना और उसके बाद कर लेना। मैं आपको बताया तो बस तरीका क्या है, यहाँ पे मोलर मास ऑफ किसका आ जाएगा, BaSO4 का। तो अब आपके पास देखो दो, एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, कौन सा m, यहाँ से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो पिछली बार हम लोगों ने सॉरी वो एटॉमिक मास की जगह मतलब एटॉमिक नंबर ऐड कर दिया था उसका। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो NH2 लगा है। अब आपको पता है एनिलीन एनिलीन का रिएक्शन हम लोग जब NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है बेटा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं N2 प्लस Cl माइनस। और इसका रिएक्शन जब फिनोल के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ NH4 प्लस Cl माइनस में, तो ये क्या कर लेते हैं देखना इधर, यहाँ पर दो बेंजीन तो चिपकेगी पहले और ये Cl हट जाएगा, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का बन जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन है NCERT की। इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड बी इज x देन फाइंड x/2, मतलब एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है सेम ये क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने, मैं वही कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सॉल्व करी है तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के कई बार टकरा जाते हैं। अच्छी बुक है बहुत एग्जाम्पलर। तो ये यहाँ पर ये बन गया, अगर इस कंपाउंड का मोलर मास मैं निकालूँ तो ये C6H6 है, ये C6H6 है, तो मोलर मास निकालते 1 मिनट। तो कार्बन 12 हो गए ना, तो 12 इंटू 12 144। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 और 6 12, 12 हाइड्रोजन हो गए ना, तो 12 ऐड हो गया। नाइट्रोजन 2 है बेटा, तो नाइट्रोजन 2 का कितना हो गया 28 हो गया, तो कितना हो गया ये 4 और 2 6, 6 और 8 14, 5 6 तो 8, 184 आ रहा है। कुछ हमने गलती तो नहीं कर दी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे पूरे में पाई बॉन्ड होता है ना, पूरे में पाई घूम रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग C6H6 को क्या लिखते हैं, बेंजीन लिखते हैं C6H6 को। ठीक है ना, C6H6 क्या होता है हमारा, बेंजीन होता है। तो ये यहाँ पर हो गया, और 1 मिनट सॉरी, ये अब अल्काइल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा बेटा, देखो ये एक बॉन्ड यहाँ पे C6H5 होगा, तो यहाँ पर 10 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 10 हो गए, और ये N डबल बॉन्ड N लगा हुआ है, तो ये हो गया 28। तो 8 4 12, 5 6 2 8, 182। तो 182 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया यहाँ पर, 2 9 दे 18, 2 1 द 2, 91 आ गया बेटा, 91 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 5 where x equal to total structure isomer with molecular formula C6H12 containing cyclopropane ring। तो C6H12 के हमें साइक्लोप्रोपेन रिंग ही सब में होनी चाहिए, तो बनाते हैं बेटा। एक तो देखो साइक्लोप्रोपेन हो गए, 3 तो ये हो गए, 3 कार्बन मैंने ऐसे जोड़ दिया, एक तो ये हो गए, दूसरा या मैं ये कर सकता हूँ, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे 2, तीसरा क्या करूँ, तीसरा मैं कर दूं यहाँ पर, स्ट्रक्चर आइसोमर बनाने हैं ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, चौथा क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, 1 2 3, हाँ 3 अलग बन गया ना इनसे बिल्कुल।
पांचवा और क्या बना सकता हूँ, सी टाइप बना सकता हूँ ऐसे, इस तरह से। और भी कोई बनेगा क्या, क्योंकि C6H12 के 6 स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। 5 तो बन गए बेटा, एक और बनाना है अपन को। तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये हो गया। और क्या बना सकते हैं हम लोग, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाई हो गया, एक इस तरह से हो गया, एक सी हो गया, साइक्लोप्रोपेन। तो ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो बात तो सेम ही हो जाएगी। और इसको हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 बनते हैं बेटा मेरे को जहाँ तक ध्यान है। छठा ध्यान नहीं रहा, आप लोग चलो एक बार ट्राई करके देख लेना, पर इजी तो बहुत था। तो 6+5/2, 11/2 मतलब 5.5, 5.5 इसका आंसर आना चाहिए। एक अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे कैसे बनेगा, यहाँ पर एक समझ नहीं आ रहा। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि इतना तो मुझे कंफर्म है कि 6 इसके आइसोमर बनते हैं C6H12 के। अभी वो छठा यहाँ पर अभी अपने को दिख नहीं रहा बनता हुआ कोई ना, भी ट्राई कर लेते हैं। चलो आप लोग ट्राई कर लेना एक बार बेटा, ठीक है। उसके बाद बोला एक बार, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, तो इसका एक बार तो इसको ये तीनों किस पे है, नॉर्मल पे। एक बार तो ऊपर वाले को किस पे कर दो, वेज पे कर दो, तीनों को वेज पे दिखा दो एक बार तो। फिर एक बार किस पे दिखा दो, एक को वेज पे, दो को डैश पे। एक बार किस पे दिखा सकते हो आप, दो को डैश पे, एक को वेज पे। इससे बन जाएगा 3। बस और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं कि ये खुद हो गया 4। 4 बन गया यहाँ पर बेटा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 1 लीटर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। एक मिनट बेटा, थोड़ा पानी का मैं पी गया हूँ, गला सूख रहा है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, 1 लीटर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड HA जिसका दिया हुआ है, ठीक है, हैज pH इक्वल टू 2, it is diluted by water so the new pH becomes doubles, okay, the solution was diluted to इतना ml, the value of y plus z is, ठीक है। तो देखो हमारे पास नया pH कितना दे दिया इसने बेटा, डबल दिया पुराने वाले के, मतलब पुराने वाला अगर 2 है तो नए वाला 4 हो जाएगा। अगर pH आ गया तो हमारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻⁴ मोलर। अब वीक एसिड जो होता है बेटा वो कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस और A माइनस में। टाइम 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ये यहाँ पर 0 है, 0 है, ठीक है। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर C माइनस एक्स, यहाँ पर x, यहाँ पर x। तो इसका मतलब अगर मैं K देखूँ तो K इक्वल टू मेरा क्या होगा, x² अपॉन C माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, K किसके इक्वल दे दिया बेटा, 10⁻⁻⁴ के। अब यहाँ पे h प्लस 10⁻⁻⁴ है, इसका मतलब x क्या है, h प्लस के इक्वल है यहाँ पर। तो अगर इक्वल है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 10⁻⁻⁴, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ अपॉन C माइनस 10⁻⁴ इक्वल टू 10⁻⁴। तो यहाँ से देखूँ तो ये कैंसिल कर सकता हूँ मैं, 10⁻⁴ ही बच जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू C माइनस 10⁻⁴। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ
इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ इक्वल टू सी। तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा 2 × 10⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको। तो इतना ये लीटर आ गया, ठीक है ना, लीटर में हम लोग बात कर रहे हैं, इतना लीटर आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, इतना लीटर है ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया, लीटर पर मोल, ठीक है ना, एक मोल के लिए मोल पर लीटर मतलब मोल पर लीटर आ गया बेटे, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन, अब जिसने बोला है कि डाइल्यूशन हो रहा है तो डाइल्यूशन में डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाया गया M1V1 इक्वल टू M2V2। अब स्टार्टिंग में मोलैरिटी 1 थी, वॉल्यूम 1 लीटर थी। M2 मोलैरिटी जो है अपन के पास यही है 2 × 10⁻⁴ इंटू वॉल्यूम V2 निकाल लूंगा मैं। तो V2 मेरे पास आगे जो आ गया बेटा ये 1/2 × 10⁻⁴, तो ये आ गया 0.5 × 10⁻⁴, मतलब ये आ गया 5 × 10⁻3। क्लियर, इतना लीटर आ गया वॉल्यूम V2। अब अपन को ml में बोला था इसने, ये y/z के इक्वल दे रखा है, y/10⁻z के, तो ml में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ हो जाएगा ml। इसी को इसने बोला y/10⁻z, मतलब y इसमें कितना हो गया 5, z कितना है 6/2, 6×5 11/2 मतलब का 5.5। तो आंसर कितना आ गया बेटा 5.5। अच्छा जरा देखना उसका भी पीछे वाला जो क्वेश्चन था जो हम लोग कर रहे थे, उसका एक आइसोमर भी और ध्यान आ गया क्वेश्चन करते करते, ठीक है ना, इससे बैक वाला था ये वाला, इसमें छठा ये बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर 2 कर दो और यहाँ पर 1 कर दो, ये 6 बन गया। हाँ तो देखो 5.5 आंसर आ गया ना, मैंने बोला था आपको 6 होते हैं इसके, तो ये छठा और ध्यान आ गया, तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स आर। तो हम लोग बोलते हैं कि हाइड्राइड्स कौन कौन से ग्रुप फॉर्म नहीं करते, तो हाइड्राइड्स आर नॉट फॉर्म्ड, ये आपको याद रखनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, नॉट फॉर्म्ड बाय ग्रुप 7, 8, 9। 7, 8, 9 ग्रुप जो होते हैं ये हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते बेटा। तो इनमें से आप देख लेना अपने कौन से 7, 8, 9 ग्रुप के मेंबर्स है, वो नहीं करेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा पेपर नंबर 18 डिस्कस जो हमने करा। 2 क्वेश्चन, सॉरी मैं उसके लिए अगेन मांगना चाहूँगा, 2 क्वेश्चन बीच में से स्किप हो गए हैं। फिर भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पे, आपको दिख ही रहा होगा, आप यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा। क्लियर, नहीं तो एक काम करूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप का मैंने नीचे लिंक दे रखा होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मैं ये 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। क्लियर, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE 2020 एग्जाम। ओके गाइस, बाय बाय।